हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 5 यानी कि 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने एक सीरीज चला रखी अपने चैनल पे फिजिक्स के और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। तो ये हमारा फिजिक्स का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 और वीडियो प्रोवाइड कराए हैं। तो आज हम 5 ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि मैं बता नहीं सकता। आप लोग खुद ही देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो 6 मार्च को अगर आप भी फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तीनों प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछा जाता है। तीसरा है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ये भी 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है भैया, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। देखो, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में डायरेक्टली आता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा भैया, बायो-सेवर्ट नियम का उल्लेख कीजिए। ये डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। तो आज हम इन 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनका हम आज खात्मा करेंगे। हमारे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर के ये क्वेश्चन हैं। तो बस ये 5 क्वेश्चन पढ़ के जाना भैया, हर साल बोर्ड में आते हैं। इन 5 प्रश्नों को पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट इज फर्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल क्या है, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, 2018 और 2020 में ये डायरेक्टली पूछा गया था, तो 25 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो, लॉरेंज बल होता क्या है, बहुत सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मैं ऐसे थोड़ा सा समझा देता हूं साइड में। मान लो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन स्थित है या कोई आवेश स्थित है, तो इस आवेश पर जो बल कार्य करेगा ना, उसको हम लॉरेंज बल कहेंगे। जैसे वैद्युत क्षेत्र में कोई बल कार्य करता है तो उसको वैद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। या आप इसका एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। समझ में आया? बस यही चीज कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश है उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। अब मान लो यदि क्यों आवेश, मान लो आवेश जो है, जो गति कर रहा है, वो क्यों आवेश है, वी वेग से। जैसे कोई आवेश है तो किसी ना किसी वेग से वो गति करेगा, तो वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी, मान लो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बी है, इसकी दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल। मान लो चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसमें जो आवेश है क्यू है, वो वी वेग से गति कर रहा है और थीटा कोण बनाकर गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। जैसे लोग जब शादियों में जाते हैं तो जो डीजे पे डांस करते हैं, तो कुछ लोग सीधा सीधा डांस करते हैं, कुछ लोग नागिन डांस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, कुछ लोग लोट पोट के डांस करते हैं, तो अलग अलग एंगल होता है, वैसे इनका भी है। तो देखो, हम लॉरेंज बल को एफ से डिनोट करते हैं, और अगर देखा जाए तो एफ इक्वल टू क्या होगा, यदि आवेश क्यू हो, ये वी वेग से गति कर रहा हो किसमें, चुंबकीय क्षेत्र बी में, तो इसका जो फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होगा, और यही हो जाएगा लॉरेंज बल का फॉर्मूला।
एक नंबर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। 2 नंबर में भी आ सकता है, बस हमें नंबर से क्या लेना देना, हमें तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो समझ में आया कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। मान लो कि क्यू आवेश है, वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल जो होगा F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होगा, जहां क्यू है आवेश, वी है वेग और बी है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता साइन थीटा। बस हो गया, यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, मैंने कहा एक नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। देखो लास्ट के जो क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बताया कि वो क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। तो स्टार्टिंग हम छोटे क्वेश्चन से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एंड होगा वो बड़े क्वेश्चन से होगा। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को ज्यादातर बताइए, लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताइए। तो देखो जब मैं इस सीरीज को फिनिश कर दूंगा, 2-4 वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा, आपका फिजिक्स ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को पकड़ूंगा, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है मोस्ट उनको मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। तो अभी टेंशन बिल्कुल मत लेना, अभी जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो, फिर आगे चलकर हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, नो टेंशन, ठीक है। दूसरा, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। 2014, 15, 17, 18, 24 में भी आ चुका है। अब ऐसा मत सोचना कि 24 में आया है तो 25 में नहीं आएगा। देखो ये जिले में 6-7 सेट बनते हैं आपके पूरे यूपी में, ठीक है। तो किसी सेट में आ गया होगा, क्या पता आप वाले सेट में आ जाए, ठीक है। इस बार तो ऐसा करना। तो देखो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन होगा, लाइन इंटीग्रल, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होगा। यानी कि किसी बंद वक्र के परितः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन होता है। रेखा समाकलन का मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। बंद पृष्ठ है तो ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। बी वेक्टर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसका जो रेखा समाकलन है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर, डीएल है अल्पांश लंबाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डीएल वेक्टर दैट गिव्स आउट किसके बराबर होगा, कुल धारा का म्यू नॉट गुना, यानी कि आई का जो है ना वो म्यू नॉट गुना होगा। और यही हमारा होगा एम्पियर के परिपथीय नियम का फॉर्मूला, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा समाकलन है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब आपसे कोई पूछे कि भैया बी वेक्टर क्या है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डीएल क्या है, ये अल्पांश लंबाई है, म्यू नॉट क्या है इसको जान लो थोड़ा सा। म्यू नॉट है निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता भी आप लोग बोल सकते हैं, निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ठीक है। आई तो आपको पता ही ये धारा है। तो अगर एम्पियर का परिपथीय नियम पूछा जाए तो बिना किसी डाउट के उठाकर इसको रख दो भैया। 2 क्वेश्चन हमारी लिस्ट में से फिनिश हो चुके हैं, आप लोग खुद देख लो, फर्स्ट और सेकंड हो चुका है। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं थोड़े से छोटे हैं, लेकिन जो 4th क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर या 3 नंबर में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो इसको मैं हटाता हूं और अपने लिस्ट के जो थर्ड क्वेश्चन भैया हैं इन पर चलते हैं, ठीक है। देखो तीसरा है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है, व्यंजक लिखिए, तो इसका फॉर्मूला आपको लिखना है एफ अपान एल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपान आर, ठीक है। ये होता है न्यूटन प्रति मीटर, इसका मात्रक होगा, क्योंकि बल है एफ बल है तो न्यूटन और एल है लंबाई तो इसका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन प्रति मीटर, और यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला
बल, ठीक है, क्योंकि आपको बताया ही गया है भैया कि दो समांतर सीधा ये ऐसा कुछ तार है, ठीक है, इसमें जो है धारा बह रही है, एक में I1 धारा बह रही है, एक में I2 धारा बह रही है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है भैया वो R मीटर है, ठीक है, तो R मीटर हमने कर दिया है। अब देखो क्या है, ध्यान से समझो फॉर्मूला क्या कह रहा है। जैसे दो सीधे समांतर धारावाही चालक है, एक में I1 एक में I2 धारा बह रही है, इसके बीच की दूरी R मीटर है। अब F अपान L क्या है? F अपान L है तार के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, F अपान L। म्यू नॉट तो पता ही है निर्वात की चुंबकशीलता। I1 क्या है? ये पहले चालक की धारा है, I2 है दूसरे चालक तार की धारा, मतलब दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक हैं, तो पहले चालक में बहने वाली धारा I1 है, दूसरे चालक में बहने वाली धारा I2 है, और R जो है ये दोनों चालकों के बीच की दूरी है। तो आप लोग लिख देना ऐसे साइड में, ठीक है। F क्या है? F अपान L है चालक के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। I1 I2 पता ही है। R क्या है? I1 है पहले चालक तार में बहने वाली धारा, I2 है दूसरे चालक तार में बहने वाली धारा, I है दोनों चालकों के बीच की दूरी, दोनों चालकों के बीच की दूरी, ठीक है, ये R है। तो इसमें कुछ था नहीं, मतलब एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था और सिंपल सा ही हमने आंसर दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इजी था, ठीक है, इजी था तो इजी था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया कि कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, लिस्ट में हमारे 4 नंबर पर इसको लिस्टेड किया गया है, ठीक है। तो इसको अब हम समझते हैं, उसके बाद में अपने 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो हमारा ये होगा क्वेश्चन, ये इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो देखो क्या है, दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। 3 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर इसमें है क्या? कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो दो लंबे सीधे तार हैं, एक हमारा ये ले लीजिए और एक हमारा ये ले लीजिए भाई, दो लंबे सीधे तार हैं, ठीक है। अब देखो जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो अगर देखा जाए तो इसमें भी 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर ए लिख देता हूं मैं, और इसमें भी 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। एक दूसरे के समांतर हैं, 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो आपको टोटल 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, मतलब तार के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको निकालना है इस तार के, ठीक है। तो एक काम करो, देखो फॉर्मूला यही वाला होगा आपका, यही वाला, ठीक है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान R, यही फॉर्मूले पर आपका ये न्यूमेरिकल लगेगा। लेकिन एक चीज यहां पे थोड़ा सा और आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज और समझो, यहां पे जो फॉर्मूला है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई। यहां पे 2 पाई अगर रहेगा तो ऊपर 2 से गुणा नहीं होगा, तब ये फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया तो हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला आया था। अब चलो जो जो दिया गया है पहले उसको ध्यान से समझते हैं। देखो दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब दोनों में 5-5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो पहले धारा को हम लोग मान लेते हैं I1 की वैल्यू भी हमारी दी गई है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। दूसरी धारा को हम लोग मान लेते हैं I2, और I2 की वैल्यू हमारी दी गई है बाय द वे 5 एम्पियर, कितना? 5 एम्पियर, ठीक है, ये हमारी धारा दी गई है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। देखो एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि हमें यहां पे किसकी वैल्यू दी गई है? आर की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है,
ठीक है, मैं एक पेज में आपको समझा देता हूं। देखो, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, आप सभी को पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। अब आपको दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, तो अगर 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है ना, तो आपको इसको 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 2.5 अपन 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इक्वल टू 2.5, 10 की पावर 2 को ऊपर लाएंगे, प्लस में है तो ऊपर आएगा माइनस में हो जाएगा मीटर। तो हम 2.5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे r इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2.5 गुणे 10 की पावर -2। अब ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम प्रोसेस देखो, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको लंबाई दी गई है L, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी जब आप मीटर में बदलोगे तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है वो भी मैं यहीं पे बता देता हूं, समझना जरूरी है। देखो, आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया, 10 को अगर मीटर में बदलना है तो 10/100 कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट कर दो। चलो, ये आ गया 1/10। अब 10 की पावर 1 होता है, ये ऊपर आएगा 10 की पावर -1 मीटर, ये हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1 मीटर, -1 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टूडेंट लंबाई। ठीक है, हमें निकालना है तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल, हमें एफ निकालना है, एफ ही तो निकालना है। देखो, सीधा सीधा दिया है, तो हमें सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, F/L इक्वल टू होगा μ0/4 μ0/4 इंटू 2I1 इंटू I2/R। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। देखो, ऊपर थर्ड वाला क्वेश्चन, ये रहा थर्ड वाला क्वेश्चन, यही फॉर्मूला मैं यहां पे रखता हूं और जो जो वैल्यूज दी गई हैं उसको पुट करते हैं। अभी देखो मेरा आंसर कितनी अच्छे से आएगा। देखो, F/L की वैल्यू हमें दी गई है, L की वैल्यू है 10 की पावर -1, तो इसको लिख देंगे 10 की पावर -1 इक्वल टू μ0/4 की जो वैल्यू होती है वो 10 के पावर -7 होती है। देखो, μ0/2 अगर होता तो उसकी वैल्यू होती 2 गुणे 10 की पावर -7, लेकिन अगर μ0/4 है तो इसकी वैल्यू होगी 10 के पावर -7 इंटू 2 लिख देंगे, इंटू I1 की वैल्यू और I2 दोनों की वैल्यू 5 दी गई है तो 5 इंटू 5 कर देंगे। ठीक है, अपान नीचे R दिया गया है, R की वैल्यू तो आपको दी ही गई है, ये देखो 2.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, तो 2.5 गुणे 10 की पावर -2। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये 5 है, ये 2.5 है, तो 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो। F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ये 2 है, ये 2 इस 2 को आगे ले आते हैं, 2 को आगे ले आए, गुणे 10 की पावर -7 है, गुणे 10, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, गुणे ये 10 की पावर -1 को अब ऊपर ले आएंगे, इधर चला जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर -1 ही रहेगा, इंटू ये 10 के पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो भैया नीचे से ऊपर, यहाँ पे इधर तो आपका गुणा हुआ है, कैंची गुणा, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 2 इंटू, देखो 10 की पावर -7 है, ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 और एक जुड़ जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा, इंटू ये 10 की पावर 1 है, ये 2 है, तो 2 1 जुड़ जाएगा तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया, मैंने माइनस माइनस वाले को जोड़ दिया, प्लस प्लस वाले को जोड़ दिया। अब F इक्वल टू हमारा आया, -3 रहेगा, यहाँ पे -8 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो F इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो 2 गुणे 10 के पावर -8 है, ये +3 है भैया, तो 8 में से 3 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो जो अंक बड़ा है उसी का चिन्ह लगेगा। देखो, अगर प्लस वाला बड़ा होता तो प्लस वाला लगता, तो 8 में से 3 जाएगा तो 10 के पावर -5 बचेगा, और इसका मात्रक न्यूटन हो ही जाएगा, न्यूटन। तो आपका यही हो जाएगा मेरे भाई आंसर, बस यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, बस आपको जो जो दिया गया था सब लिख देना, I1 I2 R,
फिर एल हमने लिखा, बस मीटर में कर दिया है, फिर फॉर्मूला लगाया एफ अपान एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 इंटू I2 अपान आर। देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे म्यू नॉट अपान 2 पाई भी कहीं कहीं आपको दिखा हुआ मिलेगा, तो जब म्यू नॉट अपान 2 पाई वाला फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, बस यही डिफरेंस है भैया, बाकी सेम है, चाहे जो जो फॉर्मूला आप लगाओ आपका काम हो जाएगा। अगर म्यू नॉट अपान 2 पाई लिखते हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 होगी, मतलब यही दो जो है ना यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, काम खत्म। तो बस टेंशन फ्री रहो भैया, हमारा आंसर आ चुका है, नो प्रॉब्लम नो एनी टेंशन, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वन क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन तो लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये देखो भैया, थोड़ा सा मैंने लिख रखा है क्योंकि ये डेरिवेशन टाइप का है, तो इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा मैंने इसलिए वैल्यू को लिखा है क्योंकि वैल्यू लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे लिस्ट में जो 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है ना, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन हाई रेटेड हैं, जिसको कहते हैं 5 स्टार वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक। इस क्वेश्चन को 5 नंबर वाले को, तो इनका नाम है बेटा बायो-सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम। इन्होंने बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, तो पहले समझते हैं आखिर ये किसने दिया। तो बायो-सेवर्ट नियम, जब किसी चालक तार में, देखो ये नियम नहीं है, ये कुछ डिस्कशन किया जा रहा है, मेन नियम हमारा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप यही वाला लिखिएगा, ये लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। देखो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई चालक तार आप लिए हैं, उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेबर्ट ने सन 1820 ईस्वी में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया, और उन्होंने क्या बताया। देखो बायो और सेबर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक है। देखो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम डेल्टा बी से प्रदर्शित करेंगे, ये निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। जैसे इनके इनके कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। जैसे ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, ठीक है। उन्होंने बताया जब इस चालक तार में, ये धारावाही चालक है, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, देखो आई जब हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मान लो इस तार का एक छोटा सा अवयव हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा अवयव, इसको नाम हम दे देते हैं, क्या देंगे नाम, इसको नाम दे देंगे डेल्टा एल, क्योंकि छोटी सी लंबाई मैंने ली है। देखो ये आपका तार है, इसको भी नाम दे देंगे तार को। देखो तार को हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई, ये आपका एक्स वाई तार है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित हो रही है तो मैंने इस तार का एक छोटा सा अवयव ले लिया है डेल्टा एल। अब चूंकि तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लो इस तार से आर मीटर की दूरी पर यहां पे एक बिंदु P है। इस बिंदु P पे क्या है, इस चालक तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है। इनके बीच की जो दूरी है मैंने बताया r मीटर की दूरी पर उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पे r लिख देंगे ऐसे, ठीक है, r मीटर की दूरी पर उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। इस चालक तार का मैंने एक छोटा सा अवयव ले लिया है डेल्टा एल, और एक चीज और याद रखना, यहाँ पे डेल्टा एल और बिंदु P, ठीक है, डेल्टा एल और बिंदु P के बीच जो है ना एक कोण बनेगा थीटा कोण। कौन सा कोण, थीटा कोण, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल, देखो इसका लघु अवयव जो डेल्टा एल है, इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित, देखो इस डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर स्थित जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B है वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगी। जैसे डेल्टा B जो है इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होगी, ठीक है, और इस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी समानुपाती होगी। उसके बाद में डेल्टा बी जो है अवयव की लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु P के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगी।
ठीक है। फिर डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के जो बीच की दूरी आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी सबको। मतलब ये आपका जो डेल्टा एल है, ये डेल्टा एल के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है, ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है, वही बायो-सेवर्ट के नियम में बताया गया है। अभी फॉर्मूला भी निकलेगा, सब कुछ होगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कि ये पांच नंबर में पूछा जाता है। तो ये समझ में आया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक का लघु अवयव जो डेल्टा एल है, उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु पी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो डेल्टा बी है, वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब एक एक कारक को हम लिखते हैं। सबसे पहला जो कारक है, ये किस पर निर्भर करेगी, तो लिखेंगे डेल्टा बी जो है, डेल्टा बी, ठीक है। चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, आई, ठीक है। धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो डेल्टा बी जो है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं डेल्टा बी ये समानुपाती है किसके, आई के, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। मतलब ये जिन जिन चीजों पर निर्भर करती है ना, यहां पे जो जो चीजें दी गई हैं सब पर निर्भर करेगी। तो पहले हमने धारा जो बह रही है उसके समानुपाती ये होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन को मैं समझाता हूं आपको। दूसरी कंडीशन है कि अवयव की लंबाई जो यहां पे डेल्टा एल हमने ली है, छोटा सा अवयव, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे अवयव की लंबाई, ठीक है। अवयव की लंबाई है डेल्टा एल, तो इसके अनुक्रमानुपाती होता है, या समानुपाती भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीजें हैं। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा बी ये समानुपाती होगा किसके भैया, डेल्टा एल के। ये डेल्टा एल के भी समानुपाती होगा। अभी देखो 4 इक्वेशन बनेंगे, चारों इक्वेशन को जोड़ के हम लास्ट में अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे बहुत प्यार से, ठीक है। बस समझो, जो चीज प्यार से हो सकता है वो भैया जबरदस्ती से नहीं होगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा इक्वेशन देखो। अब जो हमारा डेल्टा बी है वो इस अवयव की लंबाई डेल्टा एल तथा इस बिंदु पी के बीच जो थीटा कोण बन रहा है, इस थीटा कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पे अब हम लिखेंगे डेल्टा बी अवयव की लंबाई, ठीक है, तथा बिंदु पी के बीच बने कोण। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है ना भैया, वो थीटा बन रहा है। तो थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, मतलब साइन थीटा के, मतलब थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। तो यहां पे साइन थीटा हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। लेकिन अभी 3 ही इक्वेशन हुआ है, एक और यहां पे रहेगा। मतलब जो हमारा डेल्टा बी है ना, वो इस चालक से जो बिंदु पी के बीच की जो दूरी है आर ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा 4th नंबर कंडीशन जो होगा, अभी 4 समीकरण बनेंगे, फिर चारों को ऐड करके हम फॉर्मूला अपना निकाल लेंगे बहुत प्यार से, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 4 को समझते हैं, 4 नंबर को, ठीक है। थोड़ा साइड में इसको कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या है, 4th नंबर इक्वेशन कि डेल्टा बी चालक से बिंदु P
से बिंदु P के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी जो है वो r है। बीच की दूरी कितनी है? r है। ठीक है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो डेल्टा बी है मेरे भाई वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/r² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब भैया चारों को हम मिलाएंगे, लिखो यहां पे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर ठीक है, तो चारों भैया को हम मिलाएंगे। तो हमने आपको बताया डेल्टा बी जो है भैया वो समानुपाती होता है किसके किसके, तो ध्यान से अब समझ लो, आज समझ लो भैया, ये आई के समानुपाती है, डेल्टा एल के समानुपाती है, साइन थीटा के समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा, मतलब ये इन सबके समानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके है? r² के, तो यहाँ पे r² हो जाएगा। मतलब सबको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा, डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, अब यहां से हम लोग डेल्टा बी इक्वल टू, देखो समानुपाती के चिन्ह को तो हटाना ही पड़ेगा, हम हटा देंगे, तो एक नियतांक जुड़ेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हमारा नियतांक जुड़ गया, इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ हमारा निकल कर आ जाएगा, यही फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा डेल्टा बी का, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। अब यहां पे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू बहुत ध्यान से याद रखना। देखो ये एक नियतांक है, ऐसे लिख दो, ये कांस्टेंट है, नियतांक जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू मतलब एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो होती है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू काफी काम की होती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो ये आपका फॉर्मूला होगा, जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू अभी हमने न्यूमेरिकल में रखा था, तो आप खुद ही सोच लो कितना इंपॉर्टेंट था वो। तो ये आपका, बाकी यहाँ पे तो सब पता ही है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, आई है धारा, चालक तार में बहने वाली धारा, डेल्टा एल है अल्पांश लंबाई, r² है क्या, मतलब चालक से बिंदु P के बीच की दूरी, बस हो गया। ठीक है, अब यहां पे म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। देखो सारी जानकारी मैं दे देता हूं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है, इसके बाद में पूछा जाए भैया कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप खुद ही निकाल लो। देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो 4 पाई को इधर लेकर चले जाएंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी भैया। क्या प्रॉब्लम है? अगर म्यू नॉट खाली दिया जाए तो ऐसे वैल्यू इसकी लिख दो, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ठीक, बस हो गया मेरे भाई, हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं चाहूं तो आपको रिवाइज करना चाहूं भैया, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। बायो-सेवर्ट नियम में बताया गया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया। उन्होंने बायो-सेवर्ट के नियम में बताया कि किसी धारावाही चालक का लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जैसे हमने एक्स वाई एक चालक लिया, इसमें आई धारा बह रही है, इसकी एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल ले लिया, इस डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई, इसके बीच की दूरी r है। ठीक है, और डेल्टा एल और P के बीच एक थीटा कोण भी बन रहा है।
तो डेल्टा बी जो है वो धारा के समानुपाती होगी, तो हमने लिख दिया डेल्टा बी समानुपाती आई। और ये अवयव की लंबाई डेल्टा एल के भी समानुपाती होगी, तो डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। डेल्टा बी जो है अवयव की लंबाई तथा बिंदु पी के बीच बने कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होगी, तो डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। अब डेल्टा बी चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² हो गया मेरे भाई। सबको मिला दिया हमने, हमारा फॉर्मूला आया डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आज का जो हमारा ये इंटरेस्टिंग क्लास है ये भी फिनिश हो चुका है। तो मैंने आज आपको बताया 6 मार्च क्लास 12 फिजिक्स के उन टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। पांचों टॉप रेटेड हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखो मैं आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सबको बताऊंगा, बस सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।